नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। आज का पब्लिक इंटरेस्ट शो उस जगह से जो 3 महीने से हिंसा की चपेट में है। आप में से बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज भेजे, कमेंट्स भी किया कि मणिपुर जाकर वहां की सिचुएशन की पड़ताल करनी चाहिए, जनता को फर्स्ट हैंड अकाउंट बताना चाहिए। आपसे वादा किया था तो टाल कैसे सकता था, इसलिए चले आए मणिपुर। यहाँ हालात हिंसा के कारण काफ़ी बिगड़े हुए हैं, लेकिन मौसम ने हमारे रास्ते में बहुत सी कठिनाइयां लाने की कोशिश की है। मगर आपसे वादा है, क्योंकि ये आपका शो है, इसलिए चाहे मौसम हो चाहे हिंसा हो, जगविंदर पटियाल और आपका शो पब्लिक इंटरेस्ट आज मणिपुर से ही करेंगे। मणिपुर में 2 समुदायों की हिंसा इंसानियत पर हावी हो चुकी है। एक इलाका शांत होता है तो दूसरा सुलगने लगता है। कौन है मणिपुर का असली मुजरिम? कैसे मैदान और पहाड़ के बीच में जंगी सीज फायर होगा? आज के एक्सक्लूसिव में मणिपुर के वायलेंस जोन से यह खास रिपोर्ट पेश करेंगे। मणिपुर जल रहा है, लेकिन हरियाणा का नूह अब शांत है। नूह में आज बाजार खुले, कर्फ्यू में ढील दी गई, लोग बाहर निकले, लोगों में विश्वास बढ़ा। हिंसा की चपेट में आए नूह में कैसे जिंदगी की रफ्तार बढ़ रही है, लेकिन गुरुग्राम में चिंता क्यों है? सिग्नेचर स्टोरी में आज पूरा सच मिलेगा। आपने अजय देवगन की फिल्म सिंघम तो देखी होगी, मजा भी आया होगा, लेकिन आज हिंदुस्तान में चाइनीज सिंघम की चर्चा बड़े जोरों से हो रही है। कैसे विदेश में बैठकर भारत में चाइनीज प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था, किरदार कौन कौन थे इसके, और सिंघम का माउथपीस होने का इल्जाम किस पर है, ये सब आज आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म में बताना है। बात चंद्रयान की भी होगी, जो चांद पर कदम रखने के लिए बेताब है। चंद्रयान चांद के ऑर्बिट में पहुंच गया है और इसका लेटेस्ट सबूत भी दिया गया है। बी पॉजिटिव में भारत का सर गर्व से ऊंचे करने वाले इस कीर्तिमान को बिल्कुल देखना मिस नहीं करना। पब्लिक इंटरेस्ट का आज का शो आपके लिए स्पेशल है। पिछले हफ्ते मैं हरियाणा के नूह में गया था और वहीं से आपके लिए ग्राउंड जीरो से शो लेकर आया था। आज मैं मणिपुर में हूं, जहां जिंदगी कैद है घरों की चारदीवारी के अंदर, बिल्कुल ठीक इसी तरह, क्योंकि बाहर हिंसा है और पिछले 3 महीने से सिविल वॉर के हालात बने हुए हैं। शांति के प्रयास लगभग गायब से नजर आ रहे हैं, जमीन पर नजर अभी कुछ नहीं आ रहा, लेकिन लाशें बिछी जा रही हैं। आज मैं एक ऐसी जगह गया जहां पर टेम्परेरी मॉर्चरी बनाई गई थी। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मणिपुर जैसे शांत रहने वाले पूर्वोत्तर के इस राज्य में इतनी हिंसा होगी कि वहां लाशों को संभालना इतना मुश्किल हो जाएगा। मणिपुर का चुरा चांदपुर इतनी बड़ी हिंसा के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए इस अस्पताल में लाशें रखने की उतनी जगह नहीं थी जितनों की जरूरत आन पड़ी। मैं इस वक्त सीसीपुर के उसी अस्पताल में हूं जहां हिंसा की चपेट में आए लोगों के शव रखे गए हैं, लेकिन यह अस्पताल तो बना था मेडिकल कॉलेज के तौर पर बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन जहां बच्चों के पढ़ाने की जगह थी, जहां बच्चों के लैब थे, वहां पर उन शवों को रखा गया है, क्योंकि इतनी बड़ी मॉर्चरी का इंतजाम और कहीं था ही नहीं। आइए अब आपको भी दिखाते हैं कि कहां ये मॉर्चरी बनाई गई है। मैं इस वक्त खड़ा हूं सीसीपुर के उस अस्पताल में जहां पर 35 ताबूत रखे हुए हैं और पिछले 3 महीने से ये ताबूत इंतजार कर रहे हैं अपनी अंत्येष्टि का। इनको दफनाया जाना है, लेकिन दफनाने का मौका कब आएगा ये अभी तय नहीं हो पा रहा है। और ये कमरा जो आप देख रहे हैं, ये कोई चिलिंग रूम या चिल्लर रूम नहीं है जिस तरह से कि मॉर्चरी में आमतौर पर बनाया जाता है। ये एयर कंडीशंस कमरे लगाकर इन ताबूत को रखा गया है, क्योंकि अचानक इतनी बड़ी विपदा आन पड़ी और इतनी ज्यादा शव आने लगे। उसको देखते हुए ये एक टेम्परेरी मॉर्चरी बनानी पड़ी है और यहाँ पर अपनों की याद में जो जो शव जिन जिन को आइडेंटिफाई किया जा चुका है, उनके ताबूतों के पीछे नाम उम्र लिखकर ये इस तरह से संख्या में रखा गया है। इनको अलग अलग लाइनों में 3 लाइनें लगाई गई हैं और इनकी अंत्येष्टि इनके
जिस हिसाब से इनके समुदाय के लोग करते हैं उसी हिसाब से इनके परिवारों को करनी है, लेकिन ये मौका हो नहीं पाया। 3 से 4 मई की हिंसा में ये तमाम लोग जो हैं वो मारे गए थे और उसके बाद इनके शव इस तरह से रखे गए हैं। ये नए हॉस्पिटल के नए ब्लॉक का एक रूम था जहां पर हाई पावर एयर कंडीशनर लगाकर इन ताबूत को रखा गया है, लेकिन काफी समय हो गया है, इस करके दुर्गंध भी काफी दूर तक आती है। लेकिन इनको सहेजने के लिए जो भी माकूल इंतजाम हो सकते हैं वो यहाँ सीसीपुर के अस्पताल में किए गए हैं। सांज्ञान, आप यहाँ क्या काम करते हैं? यहाँ पे सिक्योरिटी की काम करता हूँ। ये कब से यहाँ शव रखे हुए हैं और इनको कब यहाँ से लेके जाएंगे? 3 महीना हो गया और कब निकलेगा वो तो पता नहीं। अच्छा, कभी आज से पहले आपने यहाँ पर इतने शवों को आते देखा था? कभी इस तरह से मणिपुर के हॉस्पिटल में इतने शव एक साथ आए हों? नहीं देखा अभी तक। ये फारसी है। तो यहाँ खराब तो नहीं हो जाएगा? ये यहाँ सिर्फ एसी लगे हैं, बाकी कुछ कूलिंग तो बहुत ज्यादा चाहिए होती है। हाँ, खराब तो नहीं होगा क्योंकि हम लोग केमिकल लगा के यहाँ पे रखा था, इसलिए खराब तो नहीं होगा। इनके रखरखाव में जो लोग लगाए गए हैं उनको अभी ये नहीं पता है कि ये अंत्येष्टि इनकी कब होगी और किस तरह से इनको यहाँ से ले जाया जाएगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि हिंसा के गवाह ये ताबूत जरूर हैं जिनके ऊपर लगे नाम और उनको श्रद्धांजलि के रूप में रखे गए ये पुष्प जो हैं वो ये बताते हैं कि समुदाय कोई भी हो, इंसान कोई भी हो, लेकिन हिंसा किस तरह से नफरत में तब्दील हो जाती है और हिंसा कितना नुकसान करती है, ये उसकी तस्वीर ये मोर्चरी बयां करती है। मणिपुर में जिससे भी बात करो सबके पास दिल दहला देने वाली अब बीती है। किसी के अपने के साथ बुरा हुआ, किसी ने अपने आसपास बुरा होते देखा। मैंने कई बार वॉर रिपोर्टिंग की है, लेकिन वहां लड़ने के लिए सेना होती है। इस तरह के हालात में वो लोग फंसते हैं जो सिविलियन होते हैं, यानी महिलाएं, बच्चे, बूढ़े। जैसे इस बच्चे की कहानी है जो पैदा हुआ और फिर पहले माँ बाप के लिए तरसा, फिर इलाज के लिए तरसा, और जब ये हिंसा हुई तो वो हॉस्पिटल और आर्मी कैंप में धक्के खाता रहा। इस नवजात ने अपने 1 महीने के जीवन में क्या कुछ नहीं झेला, और मैं ये कहूँगा कि इलाज के लिए तरसते हुए 1 महीने के जीवन में माँ बाप से जुदा होने के बाद ये चिराग समय से पहले बुझ गया। 1 महीने के अंदर इस बच्चे की मौत हो गई और उसकी मौत के बाद भी अभी तक उसको अपने माँ बाप के हाथ नसीब नहीं हुए। यही हिंसा की कड़वी और बेहद दिल दहला देने वाली सच्चाई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चुरचांदपुर में। यहाँ से 300 किलोमीटर दूर सेनवन में एक बच्चा पैदा होता है 10 अप्रैल को। पैदा होते ही एक ऐसी बीमारी होती है कि वहां से उसे 300 किलोमीटर यहाँ यानी चुरचांदपुर में रेफर किया जाता है और चुरचांदपुर के डॉक्टर कहते हैं कि इसकी इमीडिएटली सर्जरी होनी है। उसको यहाँ से इम्फाल यानी जो मणिपुर की राजधानी है वहां भेजा जाता है 80 किलोमीटर आगे। डेट नजदीक आती है, डॉक्टर 5 मई की डेट देते हैं, लेकिन 3 मई को हिंसा हो जाती है और हॉस्पिटल के अंदर से बच्चा रिफ्यूजी कैंप में पहुंचता है और रिफ्यूजी कैंप से फिर दोबारा मोरंग के हॉस्पिटल में वापस पहुंच जाता है। उसकी सर्जरी नहीं हो पाती और मोरंग के हॉस्पिटल में उसकी मौत हो जाती है 1 महीने बाद। लोकल लैंग्वेज जानते हैं, ये उनके परिवार के मेंबर हैं जिनका बच्चे का देहांत हुआ है, इसलिए एक हमने उनके दोस्त और सहयोगी हैं जो हमें बताएंगे कि आखिरकार ये क्या हुआ, पूरी घटना बताइए, कैसे एक बच्चे की जान चली गई हिंसा की इस आग में। वायलेंस के पहले वो बच्चे बीमार था, तो जब वो इम्फाल में हॉस्पिटल में था जब वायलेंस शुरू हुआ और उसके टाइम में आर्मी लोग असम राइफल्स उस बेबी और उसको फैमिली को इवैक्यूएट किया और आर्मी कैंप में गया, मगर बेबी का कंडीशन बहुत ख़राब था, इसलिए आर्मी कैंप से फिर से हॉस्पिटल पहुंचा है, प्राइवेट हॉस्पिटल में, मगर उसका पेरेंट्स तो जाने नहीं दिया। वो कैंप में रहे, बच्चे को ले गए। हाँ जी। तो वो हॉस्पिटल अथॉरिटी बोल रहा है कि बेबी को सर्जरी ज़रूरत है, तो मगर उसका पेरेंट्स पापा और मम्मी वो कैंप में था,
तो बेबी को सर्जरी से पहले इम्फाल से, कैपिटल इम्फाल से यहाँ चुरचांदपुर में आर्मी लोग बोल रहा है कि इवैक्यूएट करना चाहिए, नहीं तो बाद में चांस नहीं होगा। तो इसका मतलब बेबी इम्फाल में भेजा, हॉस्पिटल में है था, और उसका दोनों मम्मी और पापा आर्मी लोग ने चुरचांदपुर को वापस भेज दिया। हाँ जी, हाँ जी। यानी बच्चा इम्फाल में रह गया और माँ बाप 80 किलोमीटर पीछे चुरचांदपुर आ गए। हाँ 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 हाँ। तो उसके बाद बेबी को हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ को बोला कि सर्जरी हो गया, मगर सर्जरी से होने से अगले दिन बेबी को मर चुका है। तो वो हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ को फ़ोन से उसका मम्मी और पापा को बोला है। तो उसके बाद बेबी का बॉडी भी यहाँ नहीं पहुँच सकता है। अभी इम्फाल में मोर्ग में बेबी का बॉडी है, तो उसका फैमिली कुछ नहीं कर सकते है। सिर्फ एक बॉडी का नहीं है ना, 100 बॉडीज़ है। बच्चे, यंग मैन, ओल्ड वुमेन, एवरीवन इज़ देयर। तो कैसे आ पाएंगे? कोई सोल्यूशन, कोई बातचीत का रास्ता निकाला होगा? नहीं निकाला होगा, 3 महीने हो गए। हम लोग वहाँ नहीं जा सकते हैं, उन लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं। इसका मतलब पुलिस और आर्मी ज़रूरत है। हम लोग, हमारा लीडर लोग जो है वो बार बार अप्रोच किया है उसका पुलिस ऑफिशियल्स और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब डिप्टी कमिश्नर्स को। तो 3 महीने के बाद अभी तक तो कुछ सोल्यूशन आए नहीं, इसलिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच किया है कि आप लोग हेल्प करना चाहिए। यानी चुरचांदपुर और इम्फाल की दूरी 80-82 किलोमीटर है, लेकिन उस 1 महीने के बच्चे की बॉडी को, शव को यहाँ नहीं लाया जा सका है, वो वहीं मॉर्चरी में पड़ा है। इस तरह की कई कहानियां हैं। अब सोचिए उस माँ का क्या हाल होगा जिस माँ ने उस बच्चे को जन्म दिया। ऐसे और कितने शव कहाँ, किस समुदाय के किससे नहीं पड़े होंगे। ऐसी कहानियां हर मोड़ पर, हर गली पर कहीं ना कहीं सुनने को मिल जाती हैं। मणिपुर में जिंदगी कुछ ऐसे ही ठहर सी गई है। हर लाश एक सवाल है मणिपुर के हालात पर। लोग लड़ रहे हैं, उनके पास हथियार हैं। नहीं, ये वाक्य दोबारा बोलना होगा। उनके पास हथियार हैं, वो हथियार जो सुरक्षा बलों के पास होने चाहिए थे ताकि शांति व्यवस्था कायम रह सके। ये हथियार कैसे इन लोगों के पास आए? क्यों इसे रोका नहीं जा सका? कैसे हथियार लूटे गए और उनका इस्तेमाल लोगों को मारने के लिए किया जा रहा है? आखिरकार सरकार और सुरक्षा बल इनके सामने इतने कमजोर क्यों पड़ गए? क्यों हथियारों का लूटना बंद नहीं हुआ? ये 2nd रिजर्व बटालियन का वो कैंप है पूरा जहां पर उपद्रवियों ने लूटपाट मचाई। और ये हुआ कैसे? इसके ये गेट है, अभी तो ये गेट बंद है हमारे यहाँ, तो इस गेट को खोला नहीं जा रहा है क्योंकि जब से ये घटना हुई है उसके बाद यहाँ पर सुरक्षा का जिम्मा, इस गेट को गार्ड करने का जिम्मा जो है वो दिया गया है BSF को, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को। पहले ये RBI के पास होता था, 2nd इंडियन रिजर्व बटालियन के पास था। ये निशान देखिए आप, किस तरह से इस गेट को तोड़ा गया। ये एक छोटा गेट बना हुआ है बीच में, और इसको ये नीचे से ये कंट्रोल करता है, जहां सीमेंट लगा हुआ है, ताजा सीमेंट लग रहा है। और ये जो है, ये देखिए पांव के निशान देख रहे हैं आप, इसको तोड़कर अंदर घुसे और अंदर इंडियन रिजर्व बटालियन की पूरी आर्मरी, यानी जो हथियार रखे जाते हैं और जवान अंदर रहते हैं वो हैं। और ये खेतों के बीचों बीच पहाड़ी के अगले हिस्से पर ये पूरा कैंप बना हुआ है। हालांकि अब कैंप में जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है जिस तरह के हालात हैं, बट ये समझाते हैं आपको कि हुआ कैसे। सुबह तकरीबन 9:45 बजे का टाइम था। जिस तरह से कि इंडियन रिजर्व बटालियन के कमांडोज होते हैं उस तरह की पोशाक पहनकर, उस तरह की वर्दियां पहनकर यहाँ पर 3 जिप्सियों में सवार कुछ लोग आए। जो गार्ड यहाँ ड्यूटी दे रहा था उस गार्ड ने ये छोटे वाला दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही ये दरवाज़ा खुला उसके बाद पूरा गेट नहीं खोला, ये बीच में एक आदमी के आने जाने के लिए जो छोटा गेट रखा हुआ है इसको खोला, और इसके बाद पीछे से 500-600 की भीड़ आई और सब लोग अंदर घुस गए कि तकरीबन
50-60 के करीब जवान अंदर थे, लेकिन जो बाहर से भीड़ गई और जो कमांडो की वर्दी डालकर उपद्रवी यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने पूरे कैंप पर एक तरह से कब्जा कर लिया और हथियारों की लूट शुरू कर दी। हालांकि यहाँ के अधिकारी ये कह रहे हैं कि तब जो सुरक्षा बल के जवान अंदर मौजूद थे उन्होंने गोली चलाई, लेकिन उपद्रवियों को उनका कोई डर नहीं था, उनको ओवरपावर कर लिया गया। जो सरकारी हथियार अब उनके हाथों में आ गए हैं और 19,000 बुलेट्स थोड़े नहीं होते, जिसमें कार्बाइन के भी हैं, AK-47 के भी हैं, सेल्फ लोडिंग राइफल जिसे हम SLR बोलते हैं, बड़ा हथियार होता है, उसके भी हैं, 9mm के भी हैं। ये तमाम हथियारों को गोली चाहिए होती है और गोलियां बड़ी संख्या में ली गई हैं। 124 हैंड ग्रेनेड हैं, घातक राइफल है, MP5 गन्स लूटी गई हैं यहाँ से। जो अधिकारी बता रहे हैं, हमें मौके पर यहाँ पर सूचना दी है, हालांकि वो कैमरा पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। यहाँ से कहते जब वो वापिस आए हथियार लेके तो यहाँ और गाड़ियाँ पहुँच चुकी थी उपद्रवियों की और उन्होंने वो सारे हथियार उनमें लोड किए और वो लेकर यहाँ से चले गए। बहुत बड़ा सवाल है कि किसी भी IRB के कैंप में इस तरह से घुसकर हथियारों को लूटना और बिना किसी नुकसान के, नुकसान मतलब जो लूटने आए थे उनको 5-4 को अगर गोली लगती तो ये मान भी लेते कि मुकाबला किया गया, लेकिन वो हथियार लेके चले गए। ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। अभी हमने इनको पूछा कि इतने हथियार लूटे गए, रिकवर हुआ कुछ? कहते हाँ, खेतों से शायद 18-20 हथियार रिकवर हो गए हैं। अब मान लीजिए कि सैकड़ों हथियार लूटे गए और उसमें से 10, 20, 15 अगर रिकवर हो भी गए तो वो कोई मायने नहीं रखते। बड़ा सवाल ये है कि उपद्रवियों के हाथ में सरकार के या सिक्योरिटी फोर्सेस के इतने हथियार चले गए हैं कि वो इस पूरी हिंसा को काफी लंबे अरसे तक और कंटिन्यू कर सकते हैं और आगे जारी रख सकते हैं। तो ऐसे में सवाल ये है, यहाँ देखिए कोई मुझे CCTV भी नजर नहीं आ रहा है, किसकी पहचान करेंगे? कोई CCTV नहीं लगा हुआ है यहाँ पर कहीं भी, बाहर से लेकर अंदर तक मैं देख रहा था कि किसी CCTV में कुछ आ जाए। हाँ, इसमें बदलाव जरूर कर दिया गया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को अब लगा दिया गया है ताकि वो इन कैंप्स को गार्ड करे। लेकिन बड़ा सवाल कि अगर इस तरह से हथियार लूटे जाते रहे तो फिर इस हिंसा में उनका इस्तेमाल होगा और इस हिंसा को रोकना और मुश्किल होगा। हमारी रिपोर्टर मनोज्ञा लोईवाल भी मणिपुर में ही है। आज मेरी मनोज्ञा से बात हुई तो उसने कहा कि एक और चौंकाने वाला इशू यहां सामने आ रहा है। मणिपुर में बुलेट प्रूफ जैकेट्स की सेल डबल हो गई है, अच्छी खासी कीमत मिल रही है और खास बात यह भी है कि इन बुलेट प्रूफ जैकेट्स को कोई सिक्योरिटी फोर्सेस वाले नहीं ले रहे, बल्कि वो युवा ले रहे हैं जिनकी उम्र 18 साल से 30 साल के बीच में है। अब बताइए, इन बुलेट प्रूफ जैकेट्स को अगर पहनेंगे तो हिंसा भी ज्यादा होगी और अगर ये बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदी जा रही हैं तो इसके अपने आप में बहुत बड़े मायने हैं। मणिपुर में लोगों को अपनी जान की फिक्र इस कदर सताने लगी है कि बुलेट प्रूफ जैकेट की डिमांड कई गुना बढ़ गई। जहां पहले एक महीने में 2 बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं बिकती थी, अब 30 से 50 जैकेट बिक रही हैं। We never have this jacket before, but after the problem occurs, no, we started keeping the bulletproof jacket because we have lots of demand from the customers. दुकानदारों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट आपदा में अवसर की तरह है, जो बढ़ी हुई डिमांड का फायदा उठा रही हैं, लेकिन मांग इतनी ज्यादा है कि पूरी नहीं हो पाती। We sell around 30-35 pieces in a month. मणिपुर में दोनों समुदाय के बीच की लड़ाई जमीन स्तर पर तो हो रही है, लेकिन अब बाजार तक आ गई है। बाजार में इस तरह की बुलेट प्रूफ जैकेट्स अब दुकानों में बिक्री होने लग गई है। पिछले महीने का अगर 30 जैकेट्स बिकी हैं, तो इस महीने 100 से ऊपर का ऑर्डर है दुकानों में। और सिर्फ बुलेट प्रूफ जैकेट ही नहीं, पूरे फिटनेस गियर के साथ, वॉर गियर कहते हैं इसको, उसकी तैयारी है। यानी कि बुलेट प्रूफ जैकेट, कैप, हेलमेट, बाकी सारा सामान, और खरीदार लगातार आ रहे हैं। देखने में बुलेट प्रूफ जैकेट एक जैसी लगती हैं, लेकिन इसकी क्वालिटी, इसका वजन सब अलग अलग है। मणिपुर में बुलेट प्रूफ जैकेट 3000 से 3500 में खरीदी जा सकती है। As a civilian, if we went out for something like conflict, there's difficult for us. So we equip this vest so that it's very comfortable for us. And when we wear these dresses, our mind just change and like a army and something like that. So we are more alert than before when we wear this vest. जी, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो चेक करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, क्योंकि
अब ये समुदाय की लड़ाई के साथ साथ ये एक बहुत बड़ी बात हो गई है, जहां पर हर व्यक्ति इस तरह की दुकानों में आकर पहले तो अपनी सुरक्षा, अपने इलाके की सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा और उसके बाद एक बड़ी लड़ाई की तैयारी। सूबे में हालात विस्फोटक है। कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता, कहां से गोली आ जाए कुछ पता नहीं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये बुलेट प्रूफ जैकेट सेफ है? We carry lots of stuff like foods, bread, and bullets. When we are carrying backpack bags, it is little bit difficult for us. It is not comfortable at war zone, so we are using this in war zone. It is far better than backpack in the war zone. खास बात यह है कि इन जैकेट के खरीदार सबसे ज्यादा 18 साल से 30 साल की उम्र के युवा हैं, जो बताता है कि मणिपुर में हालात विस्फोटक क्यों हैं, हिंसा किस हद तक घुसपैठ कर चुकी है। मणिपुर से आपके लिए मैं और ग्राउंड रिपोर्ट्स लाता रहूंगा, लेकिन पिछले हफ्ते हरियाणा के मेवात से जो हिंसा और तनाव की खबर आपको दिखाई थी, वहां बताया जा रहा है कि हालात बेहतर हो रहे हैं। नूह में आज 4 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई। बैंक, दफ्तर, बाजार सब कुछ खुला। जिंदगी पटरी पर आ रही है, भले धीरे से ही सही। सुरक्षा बल तैनात हैं। चलिए देखते हैं क्या है मेवात का हाल, क्योंकि वहां हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं। हिंसा के एक हफ्ते बाद नूह में जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने लगी है। सोमवार को कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील मिली तो लोग जरूरत का सामान खरीदने बाहर निकले। कैसे एक हफ्ता कैसे गुजारा हुआ? सामान वगैरह था? थोड़ा बहुत था, कुछ कॉलोनी में दुकान खुल रही है, उन पैसे ले लेके आए। एक हफ्ते के बाद दुकान खुल रही है जी? एक हफ्ता नेट हो। व्यापारी तो मेन पिस्ता जी, उन पे आता है जो कुछ आता है कि बाजार बंद करो। उनके भी तो बच्चे हैं, वो कहाँ जाएं? हाँ, राहत की सांस ही है। प्रशासन साथ देगा तो राहत मिल जाएगी, प्रशासन साथ नहीं देगा तो राहत नहीं मिलेगी। दरअसल हिंसा के बाद से नूह पर ताला लगा हुआ है। लोग घरों में कैद थे, लेकिन अब नूह में बैंक, एटीएम और सरकारी दफ्तर खोल दिए गए हैं। जिला प्रशासन के आदेश हैं 10 से 3 बजे तक बैंकिंग होगी और 11 से 2 बजे तक कैश का लेन देन होगा। 20-25 लोग आए हुए हैं अंदर, हॉल के अंदर मौजूद हैं अपने लेन देन, क्योंकि एक हफ्ते बाद बैंक खुला है तो थोड़ा भीड़ भाड़ है। मैं आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूँ वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नूह शाखा की है, जहां पर अब जो है धीरे धीरे नॉर्मलसी की तरफ जा रही हैं चीजें। कस्टमर्स भी आ रहे हैं और ज्यादातर इनमें वो कस्टमर हैं जो कि कैश निकालने के लिए आए हैं। सर को सुकून मिला कि मेरे अंदर काफी लेबर काम करते हैं, उसकी मुझे पेमेंट करनी है। आज खुशी है तो उसको पेमेंट कर दूंगा। परेशानी होती थी पैसे की? पैसे की होती थी, बच्चे तबीयत खराब है तो पैसा की दिक्कत होती थी। अब मैं आज जाऊंगी ड्यूटी पे अपनी पे, मालिक ने चाहिए तब सब कुछ ठीक होने वाला है। यहाँ ठीक होता जा रहा है, सही है, सुकून है दिल में। हरियाणा के नूह में सख्ती तो कम हो रही है, लेकिन अभी भी चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। खास तौर पर यात्रा वाले रास्ते पर आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। जो लोग मंदिर की तरफ जाते हैं उनकी पूरी डिटेल नोट हो रही है। अब नल्हड़ महादेव मंदिर तक जाने के लिए जो है वो हर इनसे किसी को जो है, चाहे वो 2 पहिया वाहन हो चाहे या फिर 4 पहिया वाहन हो, उनकी गहन जांच की जा रही है। उनकी गाड़ी के नंबर जो हैं वो नोट किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो चालक हैं उनके फ़ोन नंबर भी जो है वो नोट किए जा रहे हैं, तलाशी ली जा रही है और सारे मानक पूरे होने के बाद, सारी वेरिफिकेशन पूरी होने के बाद ही उन्हें आगे जो है वो बढ़ने की इजाज़त दी जा रही है। और ये नल्हड़ महादेव मंदिर ही नहीं बल्कि नूह शहर में आते वक्त भी जो चौक चौराहे हैं वहां पर भी पुलिस की जो है पुख्ता सुरक्षा जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन जहां नूह में एक नई सुबह की शुरुआत हुई, वहीं गुरुग्राम में धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने और हिंसा को फिर से सुलगाने की साजिश सामने आई। पुलिस के मुताबिक कुछ लोगों ने 5 और 6 अगस्त की रात गुरुग्राम के खांडसा गांव में धार्मिक स्थलों को जलाने की कोशिश की। गनीमत रही कि आग लगने से पहले स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए, आग को बुझा दिया। टीवी की जो एनालिसिस हो रही है वो पुलिस उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जल्द से जल्द उनकी पहचान करके उनको अरेस्ट करा जाएगा और संबंधित के उसमें पुलिस रिमांड के दौरान उनसे पूछताछ करी जाएगी। जो घटनाक्रम में जो संलिप्त थे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। हिंसा किसी भी मसले का समाधान नहीं। एक पल का गुस्सा, आक्रोश सब कुछ खत्म कर देता है। जिंदगी दोबारा बसाने में सालों साल लग जाते हैं। उम्मीद यही है और हमारी अपील भी, जितना जल्दी हो सके नफरत का कारोबार बंद हो, जिंदगी अमन व अमान के रास्ते पर लौट सके।
अब बात पब्लिक प्लेटफॉर्म की। भारत की एक डिजिटल न्यूज साइट न्यूज क्लिक संदेह के घेरे में है। बकौल न्यूयॉर्क टाइम्स, जिस व्यक्ति से इस न्यूज साइट को फंडिंग मिलती है वो चीनी सरकार का एजेंट है और पूरी दुनिया में, खासकर लोकतांत्रिक देशों में, चीनी प्रोपोगेंडा को फैलाने का काम करता है। इस मुद्दे पर आज सोशल मीडिया से लेकर संसद तक जमकर हंगामा हुआ। पब्लिक प्लेटफॉर्म में पड़ताल इस बात की करेंगे कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। मैं इस सरकार से मांग करता हूं सर कि जब भी भारत में संकट आया 2005 से लेकर 2014 तक चाइनीज गवर्नमेंट ने कांग्रेस को पैसा दिया, जिसका FCRA लाइसेंस भारत सरकार ने कैंसिल किया। सदस्यता बहाल होने के बाद संसद में राहुल का पहला दिन था और पहले ही दिन बीजेपी ने कांग्रेस पर बहुत बड़ा हमला कर दिया। इस सियासी हमले की वजह बनी अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे एक अमेरिकी बिजनेसमैन शिकागो से शंघाई तक चीन की कुख्यात कम्युनिस्ट पार्टी का एजेंडा सेट करता है। देश की संसद में हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि NYT के मुताबिक शिकागो से शंघाई तक के इस प्रोपेगेंडा नेटवर्क का भारत में भी बड़ा जाल है और आरोपों के मुताबिक जिसका कमांड सेंटर न्यूज क्लिक नाम का एक मीडिया पोर्टल है। ये राहुल गांधी की नफरत के दुकान पर जो है चाइनीज सामान है। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ा अच्छा न्यूज छपा है सर कि 38 करोड़ रुपया जो है न्यूज क्लिक जैसी संस्था को मिला है। ईडी की रेड में जो खुलासा हुआ है उसका पूरा खुलासा किया है। बीजेपी ने न्यूयॉर्क टाइम्स के खुलासे से कैसे कांग्रेस को जोड़ा ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि चीन और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रोपेगेंडा नेटवर्क ऑपरेट करने वाला वो अमेरिकी बिजनेसमैन है कौन। नाम है नेविल रॉय सिंघम, उम्र 69 साल। एक बिजनेसमैन और सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर अमेरिका में जाने पहचाने जाते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी थॉटवर्क्स के फाउंडर हैं। नेविल के पिता श्रीलंका के नामी पॉलिटिकल साइंटिस्ट और इतिहासकार थे। जवानी के दिनों में सिंघम अमेरिका के ब्लैक नेशनलिस्ट और माओइस्ट मूवमेंट से भी जुड़े थे। 2001 से 2008 तक सिंघम चीन की मशहूर कंपनी हुआवेई में बड़े पद पर रहे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक नेविल रॉय सिंघम की पर्सनालिटी भी हाथी के दांत की तरह है। एक बिजनेसमैन और समाजसेवी का टैग लेकर पर्दे के पीछे एक अलग ही खेल चलता है। नामी मैसाचुसेट्स के थिंक टैंक मैनहट्टन की इवेंट स्पेस कंपनी, साउथ अफ्रीका की राजनीतिक पार्टी से लेकर भारत और ब्राजील की न्यूज संस्थाओं तक में जिनपिंग के इस सिंघम का दखल है। सिंघम से जुड़े ग्रुप्स का पैसा इन संस्थाओं में लगा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक भारतीय मीडिया पोर्टल न्यूज क्लिक जिनपिंग के सिंघम के प्रोपेगेंडा जाल का एक हिस्सा है। चाइना का पैसा भारत विरोध में एक न्यूज क्लिक के माध्यम से लगे और उसमें कांग्रेस से लेकर बाकी दल भी साथ में जुड़ जाएं, अपने आप में दिखता है कि कैसे ये न्यूज क्लिक कांग्रेस, कम्युनिस्ट, चाइना न्यूज क्या कर रहे हैं वो आपको दिख ही रहा है। न्यूज क्लिक के बहाने केंद्र सरकार कांग्रेस पर इसलिए हमलावर है क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर से 2 साल पहले फरवरी 2021 में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 38 करोड़ की फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में न्यूज क्लिक के दफ्तर पर छापेमारी की थी। तब कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने इसे मुद्दा बनाया था, हंगामा किया था। चीन के नेताओं को बुला करके झूला कौन झुला रहा था, वरना डोकलाम से लेकर के पूरा जो हमारा बॉर्डर है वहाँ जिस तरह से अवैध अतिक्रमण पर चीन ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है और उसके बाद चुप्पी है सरकार की। और आज राहुल गांधी जी जब संसद में आए और उसके बाद जो नारों का शोर है चारों तरफ, जो गूंज है उनके आने की, उससे बौखलाई हुई भाजपा के मंत्री महोदय जो है वो अनाप शनाप बक रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कुछ और चौंकाने वाली बातें दर्ज हैं। नवंबर 2021 में लंदन की सड़कों पर हांगकांग की आजादी के लिए प्रदर्शन कर रहे लोगों पर हमला हुआ था। इसके पीछे शी और सिंघम का नेक्सस था। साउथ अफ्रीका के स्कूलों में चीन से जुड़े पाठ्यक्रम कब शामिल हो गए पता ही नहीं चला। इन स्कूलों को ट्रेनिंग के नाम पर $4,50,000 की भारी भरकम फंडिंग मिली। वामपंथियों के संगठन कोड पिंक को भी सिंघम से जुड़े ग्रुप से मोटा पैसा मिला। शी के इस सिंघम का शंघाई में मशहूर टाइम्स स्क्वायर में शानदार ऑफिस है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की बड़ी बड़ी मीटिंग्स में भी जिनपिंग के सिंघम को कई बार देखा गया है। विपक्ष इस वक्त मणिपुर मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स के खुलासे ने सरकार को फ्रंट फुट पर खेलने का मौका दे दिया है। अब वक्त हो गया है पब्लिक कमेंट्स का, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। शुक्रवार के शो में हमने जो खबरें दिखाई उसमें 2 मुख्य तौर पर थी कि क्या पुलिस पर पब्लिक का भरोसा कम हो रहा है और दूसरी लैपटॉप बैन की थी। इन दोनों खबरों पर आपने खूब सारी प्रतिक्रियाएं दी हैं। मैं आज मणिपुर में हूं,
इसलिए शो में आपको खुद जैसे वॉल पर दिखाता हूं वैसे दिखा नहीं सकता, लेकिन मेरी टीम ने आपके रिएक्शंस को लेकर एक बड़ी शानदार रिपोर्ट बनाई है। मुझे लगता है कि आपको भी ये पसंद आएगी। शो को लेकर सोशल मीडिया यूजर मनप्रीत सिंह ने कमेंट किया था। वो लिखते हैं, जगविंदर पटियाल जी, बहुत देर बाद कोई अच्छा प्रोग्राम पब्लिक इंटरेस्ट देखने को मिला। आशा है आप अपने प्रोग्राम में सच्चाई प्रस्तुत करते रहेंगे। साफ सुथरी पत्रकारिता, आपका अंदाज, आपकी टैगलाइन है। आप बधाई के पात्र हैं। पब्लिक का पुलिस पर भरोसा कम क्यों हो रहा है? शुक्रवार को हमने ये स्टोरी कवर की थी। इस पर दिलीप कुमार और विनोद वशिष्ठ ने कमेंट किया। दिलीप कुमार लिखते हैं, सही बोल रहे हैं आप। जबकि विनोद वशिष्ठ ने लिखा, बहुत अच्छा काम शुरू किया है आपके चैनल ने पटियाल जी। इसी तरह का एक कमेंट इश्मी होम्स नाम के ट्विटर यूजर की तरफ से आया। वो लिखते हैं, सर एबीपी न्यूज पर आपका प्रोग्राम पब्लिक इंटरेस्ट देखा और सोचा क्या न्यूज सुनकर माइंड फ्रेश भी हो सकता है। सच में हुआ और आपके अंदाज ने मुझे आपका फैन बना दिया। धन्यवाद पटियाल जी। आपके कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे ही लगातार मुझे कमेंट्स करते रहें और मैं अपने कार्यक्रम में उनको दिखाता रहूंगा। अब बात भारत की स्पेस पावर की। चंद्रयान 3 ने चांद की पहली तस्वीर भेज दी है। चांद की सतह कैसी दिखती है, चांद पर बने गड्ढे कैसे दिखते हैं, ये सब चंद्रयान 3 के कैमरे में कैद हो चुका है। अब पूरी दुनिया को 23 अगस्त का इंतजार है, जब चंद्रयान 3 की मून पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। मुबारक हो, 5 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद की ऑर्बिट में पहुंच गया। मिशन मून की सफलता का यह महज एक पड़ाव है, लेकिन चंद्रयान में लगे शक्तिशाली कैमरे ने चांद की जो पहली तस्वीरें भेजी हैं, वो दिव्य है, भव्य है। ऐसा लगता है मानो हमारे कदम चांद पर बस पड़ने ही वाले हैं। जरा देखिए, धरती से करीब 3,84,000 किलोमीटर दूर चांद की सतह कितनी साफ साफ दिखाई दे रही है। चांद पर गड्ढे भी साफ नजर आते हैं। माना जाता है कि पृथ्वी के इस प्राकृतिक उपग्रह पर करीब 14 लाख गड्ढे हैं और सबसे बड़ा क्रेटर दक्षिणी ध्रुव के पास है। चंद्रयान 3 का मिशन चांद के इसी साउथ पोल के मिस्ट्री को डिकोड करना है, उसके रहस्य से पर्दा उठाना है, क्योंकि चांद के दक्षिणी छोर के बारे में दुनिया बहुत कम जानती है। दुनिया की कोई भी स्पेस एजेंसी, कोई भी अंतरिक्षयान आज तक चांद के इस हिस्से पर नहीं पहुंच पाया है। मून ट्रांसफर ये एक इंजेक्शन ऑर्बिट था जिससे, या अभी ये धीरे धीरे इसे कम करते रहेंगे, इसकी गति जो है धीरे धीरे कम करते रहेंगे, ताकि एक ये 100 किलोमीटर की सर्कुलर ऑर्बिट पे आ जाए। और फिर ये 17 तारीख को जो प्रोपल्शन यूनिट और जो लैंडर रोवर होगा इससे अलग हो जाएगा, और फिर 23 अगस्त को ये लैंडिंग की कोशिश करेगा। वैसे 5 अगस्त के इस टीजर से ही दुनिया को पता चल गया कि इसरो का मिशन मून तहलका मचाने जा रहा है। तस्वीरें बताती हैं कि चंद्रयान 3 इतिहास रचने ही वाला है। इंतजार है तो बस 23 अगस्त का, जब हमारा चंद्रयान देश की शान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। आज बस इतना ही। अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन ये शो आपको कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। पब्लिक इंटरेस्ट में मणिपुर की हिंसा और हालात से जुड़े सभी खबरों को दिखाना हमारा फर्ज है और जिम्मेदारी भी। और मेरा तो आपसे वादा है कि ना मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटूंगा और ना ही कभी फर्ज से, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट ये आपका टाइम है। अब मैं चलता हूं, लेकिन खबरों का सिलसिला एबीपी न्यूज और एबीपी न्यूज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर लगातार जारी है। कल 9 बजे होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।